Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 8, Medieval India, the Delhi Sultanate. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Qutbuddin Aibak. बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं. ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने रखा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. जो अर्ली रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, उन्हें क्या कहा जाता था? मामलुक सुल्तान. ठीक है. स्लेव डायनेस्टी के जो शुरुआती रूलर्स हैं उन्हें क्या कहा जाता था? मामलुक सुल्तान. ये जो वर्ड मामलुक है ये अरेबिक वर्ड है. कैसा वर्ड है बेटा? अरेबिक. मामलुक वर्ड किस भाषा से लिया गया है? अरेबिक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओन्ड, जिन्हें खरीदा गया. ठीक है, फिर से सुनो. कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के. जो अर्ली रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी के, उन्हें मामलुक सुल्तान कहते हैं. भाई मामलुक सुल्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मामलुक है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओन्ड, जिन्हें खरीद. बेटा क्योंकि ये जो सुल्तान हुआ करते थे ये गुलाम हुआ करते थे, स्लेव हुआ करते थे. किसके गुलाम हुआ करते थे? किसके स्लेव हुआ करते थे? टर्क्स के. तुर्कों के. टर्क्स के बोले तो तुर्कों के ये गुलाम हुआ करते थे. कौन? ये सुल्तान. या तो फिर ये गुलामों के बच्चे थे जो दिल्ली सल्तनत पे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स जिन्होंने रूल किया, जो रूलर होते थे या तो वो खुद सीधे डायरेक्टली टर्क्स के, तुर्कों के या तो गुलाम हुआ करते थे, या जो रूलर बने वो गुलामों के बच्चे थे. इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या कहा गया? मामलुक डायनेस्टी. और सुल्तान्स को क्या कहा गया? मामलुक सुल्तान. आई बात समझ में? सपोज़ करो मैं किसी व्यक्ति को ख़रीद के लाती हूँ और मेरे बाद मुझे वो इतना अच्छा लगता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मैं उसे सुल्तान बना देती हूँ, क्योंकि वो मेरा स्लेव था, इसीलिए वो स्लेव सुल्तान या मामलुक सुल्तान बनेगा. और कई बार ऐसा होगा बेटा कि उस जो स्लेव था उसका बेटा इतना कैपेबल हुआ कि वो सुल्तान बना, तो वो था तो स्लेव का ही बेटा है ना. इसीलिए उस डायनेस्टी को क्या कहा गया? स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी. और उनके बच्चों को क्या कहा गया या सुल्तानों को क्या कहा गया? मामलुक सुल्तान. देखो अब जो कुतुबुद्दीन थे उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मास्टर के काम को पूरा किया. बहुत सारी लड़ाइयाँ की. कालिंजर के फोर्ट को जीत लिया बुंदेलखंड में. अनहिलवारा को जीता जो कि सोलंकीज़ की कैपिटल थे. कहाँ पर? गुजरात में. तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब अपने मास्टर के काम को पूरा करने में लग गए. उनके मास्टर ने यही सपना देखा था कि भारत इंडिया में रूल करे. तो अब इन्होंने सीरीज़ ऑफ कॉन्क्वेस्ट की, बहुत सारी लड़ाइयाँ की. पहले बुंदेलखंड में कालिंजर के फोर्ट को जीता, फिर अहिलवारा को जीता जो कि कैपिटल थे सोलंकीज़ के. कहाँ पर? गुजरात. गुजरात में अहिलवारा को जीता जो कि सोलंकीज़ की क्या थी? कैपिटल थी. देखो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे, बढ़िया मिलिट्री जनरल थे, बहुत ब्रेव मिलिट्री जनरल, कैपेबल मिलिट्री जनरल. पर कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही बड़े लॉरिएट भी थे. ठीक है. बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि हसन निज़ामी, फ़क्र मुदीर, ये इनके कोर्ट में रहते थे. ये बहुत डोनेशंस देते थे. कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक. ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को बांट देते थे. किस में? डोनेशंस में. बहुत ज़्यादा इन्होंने चैरिटी की, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लक बख्श. ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लाखों रुपए का डोनेशन दिया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लक बख्श. बेटा मैन ऑफ लेटर्स किसके लिए यूज़ होता है? जो कि एक बहुत अच्छा राइटर हो, है ना, स्कॉलर हो, रीडिंग राइटिंग बहुत अच्छे से जानता हो, तो ऑथर को या राइटर को हम क्या बोलते हैं? मैन ऑफ लेटर. हसन निज़ामी और फ़क्र मुदीर इनके कोर्ट में रहते थे. ये बहुत लिबरल डोनेशन देते थे, बहुत पैसा चैरिटी में दान देते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? लक बख्श. कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन रखा था बेटा कुतुब मीनार का दिल्ली में. और कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर बनाया है कुतुब मीनार. ऐसा नहीं है बेटा. इनके टाइम में एक बहुत ही फेमस सूफ़ी संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफ़ी संत थे. उनके नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था.
जिससे कुतुबुद्दीन कंप्लीट नहीं करवा पाए, क्योंकि 4 साल रूल करने के बाद हो जाती है इनकी डेथ, तो इसे कंप्लीट करवाते हैं इल्तुतमिश। क्लियर हो गई बात। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेशन रख देते हैं कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखा गया है, जबकि कि एक सूफ़ी संत जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे रखा गया है। इसे कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। कब कंप्लीट करवाया, किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 1210 में ऐबक की डेथ हो जाती है, जब ये घोड़े से, हॉर्स से गिर जाते हैं लाहौर में। क्या खेलते टाइम? चौगान। चौगान को क्या भी बोलते हैं बेटा? पोलो। पोलो आप लोगों ने देखा होगा ना, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। मुझे नहीं लगता रियल कभी किसी को खेलते हुए देखा हो, पर देखा हो तो बड़ी अच्छी बात है। हमने तो टीवी में ही देखा है। तो जब पोलो खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो एक बार घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी हो जाती है डेथ। कहाँ पर डेथ होती है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे आराम शाह, वो उन्हें सक्सीड करते हैं। आराम शाह थोड़े से कैसे थे? इनकेपेबल थे, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा इनकेपेबल थे। लग्जरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लविश लाइफ जीने में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो भाई इन्हें ओवरथ्रू कर देते हैं। कौन? इल्तुतमिश। जहाँ पर भी जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी थोड़ी सी वीक होगी, तो जो बहुत सारे मेंबर्स आसपास होंगे जो थोड़े भी लायक होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो उस वीक सेंट्रल अथॉरिटी को फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। तो वैसे ही हटाया किसने? इल्तुतमिश ने। किसको? आराम शाह को, जो कि बेटे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इल्तुतमिश कौन थे? सन इन लॉ ऑफ ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद सन इन लॉ थे। कौन? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे इल्तुतमिश। इन्होंने आराम शाह को हटाया और खुद सुल्तान बन गए। अब इधर इल्तुतमिश की बात करें तो जो इल्तुतमिश थे, अब इन्हें जब इनका सक्सेसर घोषित करना था तो इन्होंने चारों तरफ देखा, अपने सारे बेटों को देखा, और बेटों को देखने के बाद ये उनकी समझ में आ गया कि भाई मेरा एक भी बेटा ऐसा नहीं है जो सुल्तान बन सकता है, सारे ही इनकेपेबल हैं। ठीक हुई बात। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बने, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश जो थे जब अपने सक्सेसर को घोषित करते हैं तो बहुत केयरफुली एग्जामाइन करते हैं अपने बेटों को, और ये पाते हैं कि भाई मेरे बच्चे तो इस लायक ही नहीं है कि उन्हें सुल्तान बनाया जाए, मेरा मतलब बेटा कोई भी इस लायक नहीं कि सुल्तान बनाया जाए। इसीलिए वो नॉमिनेट कर देते हैं अपनी बेटी रज़िया को कि भाई मेरी सक्सेसर कौन बनेगी? रज़िया। पर जो टर्किश नावल होते हैं वो इस बात को अपोज़ करते हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई, एक औरत कैसे हमें रूल कर सकती है, तो गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। पर फिर भी इल्तुतमिश की बात यही रहती है कि भाई आने वाली सक्सेसर कौन ही बनेगी? मेरी रज़िया ही बनेगी। पर टर्किश नॉवेल्स इसके अपोज में रहते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, इल्तुतमिश के बेटे जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन, उसको नया सुल्तान बना देते हैं। समझ में आ रही बात? इल्तुतमिश के बेटे का नाम क्या था? रुकनुद्दीन, जिसको ये जो नॉवेल्स होते हैं वो सुल्तान बना देते हैं। पर 7 महीनों में ही रुकनुद्दीन को रिमूव करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही इनकेपेबल होता है। और बेटा जो रज़िया होती है वो फिर फर्स्ट वुमन रूलर बन जाती है दिल्ली सल्तनत की। देखो इल्तुतमिश का डिसीजन यहाँ सही साबित हुआ कि भाई उनको लगता था कि रज़िया कैपेबल है, तो सच में रज़िया ही अब आने वाली सुल्तान बनेगी, क्योंकि रुकनुद्दीन तो 7 महीने में ही इतना कुछ ऊट पटांग कर देते हैं कि नॉवेल्स खुद उन्हें हटाने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर पहली वुमेन रूलर बनी दिल्ली सल्तनत की, उसका नाम क्या था? रज़िया सुल्तान। अब हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। तो जो लास्ट रूलर होता है स्लेव डायनेस्टी का, उसका 1290 में मर्डर कर देते हैं। कौन? खिलजीज। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड इन 1290 एंड देयर अरोज अ न्यू लाइन ऑफ रूलर्स कॉल्ड खिलजीज। जलालुद्दीन खिलजी को फाउंडर माना जाता है खिलजी डायनेस्टी का, जो क्याकुबाद को मारकर थ्रोन हासिल करते हैं। यहाँ पर 1290 में जिस लास्ट स्लेव रूलर को मारा गया था, स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर, स्लेव रूलर को मारा था 1290 में किसने? खिलजीज ने। तो वो कौन से खिलजी थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा, किसको मार के? क्याकुबाद को मार के, जो लास्ट किंग थे स्लेव डायनेस्टी के। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेप्यू अलाउद्दीन खिलजी। और फिर खुद जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और अपने आप को सुल्तान बना लेते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आए तो। स्लेव डायनेस्टी 1290 तक चलेगी। 1290 में स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होंगे जिनका नाम होगा क्याकुबाद, उसको कौन मार देते? खिलजी। कौन से खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अब सुल्तान बन जाते हैं। पर
जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात है ना। फिर जलालुद्दीन खिलजी को खुद मार देता है उनका खुद का भतीजा नेफ्यू, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, और अपने आप को सुल्तान बना लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को ताज मिलता है, उसे मंगोल से बहुत सारे रिबेलियन मिलने लगते हैं, हु हैड अर्लियर सेटल्ड इन दिल्ली। देखो, दिल्ली में जितने भी मंगोल रहते थे वो अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं करते हैं और रिवोल्ट करने लग जाते हैं। जब अलाउद्दीन को खबर मिलती है कि भैया रिबेलियन हो रहा है, तो वो मंगोल्स का मैसेकर करवा देता है, बहुत सारे मंगोल्स को इकट्ठे मरवा देता है। उसके बाद अलाउद्दीन अब मंगोल से ध्यान हटे तो दूसरी तरफ लगे, तो अब वो दूसरी तरफ ध्यान लगाता है, मालवा की टेरिटरी जीतता है, उज्जैन जीत लेता है, धार, चंदेरी, मांडू, ये सब अलाउद्दीन के कंट्रोल में आ जाते हैं। सो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, अलाउद्दीन वाज लाइक कि इन नंबर ऑफ मंगोल्स वर अगेंस्ट मी, सो ही कीप किलिंग मंगोल्स, और एक एक करके नहीं मारा, मैसेकर, एक साथ में बहुत सारे मंगोल्स को मरवा दिया। एंड देन आफ्टर ही फोकस्ड ऑन मालवा, उज्जैन, धार, चंदेरी, मांडू एंड कनकोड ऑल द टेरिटरीज। 1305 तक जो अलाउद्दीन था उसने नदर्न इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को कनकर कर लिया था। उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और वो अब अपने सोल्जर्स को पे करता था कैश। ठीक है, देखो आर्मी उस टाइम में, क्या आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, पर एक अच्छी कैपेबल आर्मी की हेल्प से एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर पाए अलाउद्दीन। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि आर्मी को खुश रखना है, तो अब आर्मी को वो कैश में पे करने लग गए थे। देन मार्केट रेगुलेशंस, भाई क्या किया मार्केट में अलाउद्दीन ने कि जो प्रजा थी वो खुश रही। अलाउद्दीन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बेस्ट नोन हैं मार्केट रेगुलेशन की वजह से। इन्होंने जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे दाल, चावल, है ना, कुकिंग ऑयल, शुगर, इन सब की प्राइजेस को इन्होंने फिक्स कर दिया। ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज सच एज फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने 3 मार्केट बनवाए दिल्ली में। एक मार्केट ऐसा जो सिर्फ फूड ग्रेन में डील करेगा, दूसरा कॉस्टली क्लॉथ में डील करेगा, और तीसरा मार्केट जो होगा वो डील करेगा हॉर्सेस में, स्लेव्स में, कैटल्स में। तो मार्केट रेगुलेशन में पहला काम तो असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस को फिक्स किया अलाउद्दीन ने, कुकिंग ऑयल हो, शुगर हो, फूड ग्रेन्स हो। दूसरा काम उसने किया, 3 टाइप के मार्केट बनवा दिए। फर्स्ट मार्केट इज़ फॉर फूड ग्रेन, सेकेंड इज़ फॉर कॉस्टली क्लोथ्स, एंड थर्ड वन फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स। हर मार्केट के लिए एक मार्केट कंट्रोलर रखा जिसे नाम दिया शाहना। बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी उन ट्रेडर्स को जो चीटिंग करते थे, अंडरवेट करते थे गुड्स का। अभी भी हम लोग देखते हैं ना कि कई बार वो मैग्नेट वगैरह लगा के वेट कम करना, वेट ज़्यादा करना, ऐसे काम करते हैं हमारे ट्रेडर्स। मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो चीटिंग करते हैं, कई बार कम सामान दे देते हैं, कई बार बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो अगर अलाउद्दीन के टाइम में ऐसा करता कोई पाया जाता ना, तो उसे सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के डेक्कन एक्सपीडिशंस। अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्होंने नदर्न इंडिया को जीतने के बाद, बहुत बड़े बल्क में नदर्न इंडिया को जीतने के बाद, अपने एक एक्सपीडिशन को कहाँ पर भेजा, डेक्कन, और किसके अंडर में भेजा, मलिक काफूर की। तो किंगडम्स ऑफ देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मदुरई, इन सबको भी जीत लिया, पर एनेक्स नहीं किया। ठीक है, जीतने का मतलब ये होता है कि वहाँ के राजा अब सुप्रीमेसी को मानेंगे अलाउद्दीन खिलजी, और एनेक्स करने का मतलब होता है भाई वहाँ के राजा वाजा सब खत्म, आप सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा दिल्ली से। क्लियर है? चलो, तो अलाउद्दीन पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बल्क ऑफ नदर्न इंडिया को कनकर करने के बाद अपने एक्सपीडिशन को डेक्कन की तरफ भेजा अंडर मलिक काफूर। देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मदुरई को जीता, पर एनेक्स नहीं किया। अलाउद्दीन ने क्यों नहीं एनेक्स किया इन किंगडम्स को? 2 रीज़न थे। पहला था कि उसे ये समझ में आ गया कि प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में बैठे बैठे इतनी डिस्टेंस के बाद जो साउथ इंडिया आएगा वहाँ की टेरिटरीज़ को मैनेज किया जा सके। सच में आज आपके पास
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेटा, तो आज हमारा डेक्कन पे कंट्रोल आसान हो जाता है। पर उस टाइम में थोड़ा सा मुश्किल था, तो थोड़े प्रैक्टिकल तो थे ही अलाउद्दीन। तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इसे एनेक्स कर भी लूँगा तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बेटर है कि इन्हें हमें एनेक्स नहीं करना है। दूसरा ये था कि बेटा वो डेक्कन में सिर्फ अपने एक्सपीडिशन को इसलिए भेजा था क्योंकि उसे चाहिए थी वेल्थ, बहुत सारा पैसा, गोल्ड, सिल्वर। उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि वहाँ जाके मैं रूल करूँगा। सो फर्स्ट उसने रियलाइज़ कर लिया था कि प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्ट है इतनी दूर से दिल्ली पे कंट्रोल करना। दूसरा वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था वेल्थ में, है ना। डेक्कन किंगडम्स में जो वेल्थ थी उसे उसकी ज़रूरत थी एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। जो रूलर थे डेक्कन के, वो ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे अलाउद्दीन की। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन ने एक एहसान किया है कि उनकी टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया है ना, सिर्फ कनकर किया है। तो वो अब ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं अलाउद्दीन की, और इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो एनुअली एक अच्छा खासा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट पे करेंगे अलाउद्दीन। बेटा अब हम पढ़ेंगे कि भाई अलाउद्दीन ने नॉवेल्स को कैसे अपने कंट्रोल में रखा। मेजर्स अगेंस्ट नोबेलिटी। खिलजी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी थ्रॉन लेते हैं, थ्रॉन को असेंड करते हैं, उन्हें सीरीज़ ऑफ रिबेलियंस फेस करने पड़ते हैं। किसकी तरफ से? नॉवेल्स की तरफ से, है ना। बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे थे जो अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान की तरह नहीं देखना चाहते थे, तो वो उन्हें हटाने की कोशिश करते थे, बहुत कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे उनके खिलाफ, रिबेलियन कर रहे थे। तो इन्होंने नंबर ऑफ मेजर्स लिए टू क्रश देयर पावर। अब अलाउद्दीन को पता चल गया था कि भाई नॉवेल्स अगर पावर में रहे तो ये मुझे नहीं रहने देंगे, तो बेटर है कि मैं इनकी पावर को क्रश कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो पहला मेजर जो लिया गया वो ये था कि नॉवेल्स को अलाउ ही नहीं किया कि वो पार्टीज़ कर पाएँ, कोई फेस्टिविटीज़ साथ में कर पाएँ, ना ही तो मैरिज अलाइंस बनने दिए। कई बार ऐसे होते थे, दो नॉवेल्स हैं, एक का बेटा एक की बेटी, वो आपस में एक दूसरे की शादी करके और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेते थे अपनी पोजीशन को। पर अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया, ना ही तो आपके बीच में कोई मैट्रिमोनियल अलाइंसेज होंगे, ना ही तो आप कहीं पार्टीज़ करोगे, ना कहीं त्योहारों पे मिलोगे, और अगर जो भी कुछ करना है तो मेरी परमिशन से करो, बिना मेरी परमिशन के इससे कुछ भी अलाउ नहीं है। ना ही तो आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ना ही तो आप कोई पार्टी कर सकते हो, ना ही तो फेस्टिविटी कर सकते हो। दूसरा, वाइन और इंटॉक्सिकेंट्स को पूरी तरह बैन कर दिया कि भाई मेरे एम्पायर में ना ही तो कोई शराब पिएगा, ना ही तो कोई दूसरा कोई नशा करेगा। तीसरा, गैम्बलिंग को पूरी तरह बंद कर दिया। जुआ खेल जो होता है ना, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, उसे पूरी तरह बंद कर दिया। गैम्बलर्स को सीवियरली पनिश किया कि अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो मरोगे। देन उसने सोल्जर्स को कैश सैलरीज देनी चालू कर दी, लैंड ग्रांट्स देनी बंद कर दी। फिर उसने एस्टेब्लिश किया एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, जिससे नॉवेल्स की एक्टिविटीज़ पे प्रॉपर चेक रखा जा सके। नहीं तो नॉवेल्स ऊट पटांग जो भी काम करते थे राजा को पता ही नहीं चलता था। पर अब प्रॉपर स्पाई सिस्टम है कि नॉवेल्स जो भी कुछ करेंगे उसकी सारी जानकारी किसको मिल जाएगी? अलाउद्दीन को मिल जाएगी। बेटा अगर हम मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। तो ये पहले रूलर थे दिल्ली के, या पहले दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की बात की, जो 24 आवर्स 7 डेज लड़ने के लिए तैयार रहती थी। सुबह हो, रात हो, दिन हो, एक इंस्ट्रक्शन देने की बात है, आर्मी रेडी है। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी इनके पास। इन्होंने इंपोर्ट किए हुए थे क्वालिटी हॉर्सेस, और फिर एक तो हॉर्सेस को बाहर से मंगवाया, दूसरा उनकी ब्रांडिंग चालू कर दी, उन्हें दाग दिया। मतलब जो घोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके ऊपर अपनी सील लगा दी, गरम करके इस तरीके से सील घोड़ों के ऊपर लगा दी। इसी को क्या कहते हैं? घोड़ों की ब्रांडिंग कर देना या दाग देना। सो दैट द शोल्जर कुड नॉट रिप्लेस देम विथ इन्फीरियर क्वालिटी हॉर्स। अब शोल्जर को अगर तुम घोड़े दे दोगे, ठीक है, तो वो हो सकता है उसको बेचकर कोई इन्फीरियर क्वालिटी का हॉर्स ले ले। तो दागने का सिस्टम शुरू हो गया, मतलब एक सील लगाई जाने लगी घोड़ों के ऊपर भी, जिससे घोड़ों का एक्सचेंज ना हो पाए, घोड़े बदल ना पाए। इन्होंने सिस्टम ऑफ चेहरा यूज़ किया, ठीक है, हर शोल्जर का आइडेंटिटी कार्ड बनाया, गिविंग अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरी शोल्जर। सिस्टम ऑफ चेहरे का मतलब क्या है? एक प्रॉपर आइडेंटिटी रख लेना शोल्जर की कि भैया कहाँ पर तिल है ना, कोई निशान है नहीं है, कितने बाल हैं, दाढ़ी है, मूंछ है, दुनिया, मतलब एक टाइप से उन्होंने फेस बनाना स्टार्ट कर दिया। किसका?
सोल्जर्स का आइडेंटिटी कार्ड बनाया। ही हिमसेल्फ अप्रूव्ड ऑल रिक्रूटमेंट, जब भी किसी सोल्जर का रिक्रूटमेंट होता तो वो खुद जाकर उस सोल्जर के रिक्रूटमेंट को, आर्मी में जो भी रिक्रूटमेंट होते उसको खुद देखते थे। मतलब आर्मी से अच्छा खासा लगाव था अलाउद्दीन को, बहुत ज़्यादा चौकस थे वो आर्मी को लेकर, बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, एक एक चीज़ को खुद देखते थे। सैलरी इसको कैश में पे किया जाने लगा, सोल्जर्स की सैलरी कैश में दी जाने लगी। किससे? रॉयल ट्रेजरी से, मतलब जो राज खजाना होता है उससे इनकी सैलरी दी जाने लगी। अगर अब हम रेवेन्यू रिफॉर्म की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे कि उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। उन्होंने जितनी भी ज़मीनें थी उनके साम्राज्य में, एम्पायर में, उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किया। उन्होंने ज़मीनों को मेजर करवाया, नपवाया, फिर उस हिसाब से स्टेट के जो शेयर था उससे फिक्स। तो पहला काम तो रेवेन्यू रिफॉर्म में क्या किया गया, सारी ज़मीनों को मेजर किया गया। ज़मीन को जितनी भी ज़मीनें थी एम्पायर में उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किया गया। फिर ज़मीन के हिसाब से उसके ऊपर रेवेन्यू फिक्स किया गया। फिर लैंड रेवेन्यू को 1/3 से 1/2 कर दिया। 1/3 से कितना कर दिया? 1/2। पहले मतलब 33.33% आप राजा को देते थे, 50% सीधे आपको राजा को देना है जो भी आपकी प्रोड्यूस होगी। और किसानों से भी कहा कि भाई तुम तुम्हारा रेवेन्यू हमें कैश में दो, काइंड में मत दो। नहीं तो पहले क्या होते थे, किसान अगर गेहूँ बोया है तो वो गेहूँ दे देते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, चावल बोए हैं, राइस है तो राइस की फॉर्म में टैक्स दे देते थे। पर अब कहा कि नहीं, नो वीट, नो राइस, नो क्या कोई भी और दूसरी फसल, आप हमें कैश में पैसा दो। फिर उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिनका काम ही था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म समझ में आ गए। ज़मीनों के ऊपर कंट्रोल किया, 1/3 से 1/2 रेवेन्यू का अमाउंट कर दिया, बोला कैश में दो, काइंड में नहीं चलेगा। ज़मीनों को नपवाया गया और नपवाने के बाद उन्हें प्रॉपर मेजर करने के बाद उनके ऊपर टैक्स तय किया गया बेटा। और जब लास्ट टाइम आया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, हर राजा के साथ ऐसे ही होता है बेटा, हर किंग के साथ ऐसे ही होता है, उसका पीक आता है और फिर एक टाइम के बाद डिक्लाइन आने लगता है। तो जब इनकी लाइफ का मतलब एंडिंग पीरियड चल रहा था, लास्ट पीरियड चल रहा था, उस टाइम में मालिक काफूर जो कि इनके कमांडर होते थे वो इन्हें डोमिनेट करने लग जाते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये, वही मलिक काफूर हैं जिन्होंने डेक्कन जीता था किसके लिए? अलाउद्दीन के लिए। आफ्टर मेनी इंट्रिग्स, आफ्टर मेनी कॉन्स्पिरेंसी, प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो खिलजी डायनेस्टी है उसका हो जाता है एंड। और यहाँ पर गाजी मलिक जो गवर्नर होते हैं देपालपुर के, वो थ्रोन को असाइन कर लेते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का एंड होता है, इनके एंड के साथ ही खिलजी डायनेस्टी ख़त्म और गाजी मलिक जो देपालपुर के गवर्नर होते हैं वो थ्रोन को असेंड कर लेते हैं। मतलब अब खिलजी डायनेस्टी भी गई, अब एक नई डायनेस्टी आएगी जिस डायनेस्टी को हम कहेंगे तुगलक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर होंगे गाजी मलिक, ठीक है। गाजी मलिक को जब थ्रोन मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही होती हैं। द असेशन ऑफ टू द थ्रोन बाय गाजी मलिक हैड इट्स अप्स एंड डाउन। देखो, हर चीज़ बहुत इजी नहीं होती थी उस टाइम में मैनेज करने में, तो इतना वास्ट एम्पायर हो गया था, कभी कहीं रिवोल्ट हो रहे, कभी कहीं रिवोल्ट हो रहे, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। 1320 में जो घियासुद्दीन शाह का टाइटल ले लेते हैं, कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक किसका टाइटल ले लेते हैं बेटा? घियासुद्दीन तुगलक शाह का। 1320 में गाजी मलिक टाइटल ले लेते हैं घियासुद्दीन तुगलक शाह का और फिर यहीं से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ही डाइड ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ पवेलियन बिल्ट इन ऑनर इन 1325। बेटा इनकी डेथ कैसे हो जाती है? इनके ही ऑनर में एक पवेलियन बन रहा होता है, वो पवेलियन कोलैप्स कर जाता है और घियासुद्दीन तुगलक की हो जाती है डेथ। क्लियर है? घियासुद्दीन तुगलक शाह की डेथ हो जाती है उनके ही ऑनर में बने पवेलियन के कोलैप्स से। कब होती है डेथ? 1325 में। बहुत ही कम टाइम ये भी रूल कर पाते हैं बेटा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो घियासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे उनका नाम था जौना खान। ये थ्रोन को असेंड करते हैं और टाइटल ले लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का। क्लियर हुई बात? घियासुद्दीन के बेटे जिनका नाम था जौना खान, घियासुद्दीन के बेटे का नाम क्या था? जौना खान।
जो कब ले लेते हैं टाइटल, वो टाइटल लेते हैं, किसका टाइटल लेते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल ले लेते हैं। क्लियर हुई बात? बेटा मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट रिमार्केबल रूलर रहे उस एज के। बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके लिए अब तक जाने जाते हैं। और कई बार आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना, ये तो तुगलक की फरमान है ना, ये तो अपने आप को तुगलक समझ रहा है। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि ऐसे क्यों कहा जाता है कि ये तुगलक की फरमान है या ये अपने आप को तुगलक कह रहा है। ये बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे, इनका बहुत इंटरेस्ट था रिलीजन में, फ़िलासफ़ी में। इन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टरी हासिल कर रखी थी, एस्ट्रोनॉमी इन्हें आती थी, लॉजिक, फिज़िकल साइंसेज, मतलब थे तो बहुत इंटेलिजेंट। और पर्शियन लिटरेचर इन्हें बहुत पसंद था, पर्शियन म्यूज़िक, फाइन आर्ट, कैलीग्राफी, मतलब ऑल इन ऑल बोल सकते हैं ये एक कंप्लीट पैकेज थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्या क्या आता था बेटा इन्हें? इन्हें आता था बढ़िया से मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल साइंस, लॉजिक, पर्शियन लिटरेचर इन्हें बहुत पसंद था, पर्शियन म्यूज़िक, फाइन आर्ट, कैलीग्राफी, ये सब इन्हें बहुत पसंद था। अब पहला डिसीज़न जो ये लेते हैं जो कि थोड़ा सा गलत साबित होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक की रीन में इनकी एम्पायर का स्प्रेड साउथ में भी अच्छा खासा था, तो ये सोचते हैं कि चलो मैं भी मेरी कैपिटल साउथ की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू देवगिरी। देवगिरी आज मॉडर्न औरंगाबाद के पास में है और ये देवगिरी पे कंट्रोल करता है, उसको अपनी कैपिटल बनाता है और उसका नाम रख देता है दौलताबाद। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे होते हैं तो साउथ में भी इनका अच्छा खासा स्प्रेड होता है। और बेटा देवगिरी का नाम क्या कर देते हैं बाद में? दौलताबाद। और ये देवगिरी कहाँ पर है? आज करंट डे में जो मॉडर्न औरंगाबाद है उसके पास में। दौलताबाद सेंट्रली लोकेटेड था जहाँ से पूरे डेक्कन की टेरिटरीज़ पे कंट्रोल आराम से रखा जा सकता था। तो दौलताबाद को कैपिटल चुनने के पीछे इन्होंने क्या लॉजिक लगाया था? लॉजिक में तो बहुत अच्छे थे कि भैया पूरे डेक्कन टेरिटरीज़ को मैं ईजिली कंट्रोल कर पाऊँगा। दिल्ली वॉज इन द ग्रिप ऑफ सीवियर फेमाइन। दिल्ली में उस टाइम में आई हुई थी बहुत भयंकर भुखमरी। दिल्ली वॉज कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड बाय मंगोल इन्वेजन। अच्छा, 3 रीज़न थे। पहला देखो, देवगिरी से ये इजीली कंट्रोल कर सकते हैं डेक्कन की टेरिटरी। दूसरा, उस टाइम दिल्ली में आई हुई थी फेमाइन। तीसरा, दिल्ली पे उस टाइम कंटिन्यू खतरा बना रहता था कि मंगोल इन्वेजन कभी भी हो सकते हैं। इन्होंने ऑर्डर किया दिल्ली के लोगों को, अपने रिलीजियस हेड को, कि चलो भैया सबको दौलताबाद चलना है, सब अपना अपना सामान वामान पैक करके चलो दौलताबाद की तरफ। ऑन रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ही डिसाइडेड टू शिफ्ट कैपिटल बैक टू दिल्ली। बाद में इस मूर्ख को वहाँ जाके समझ में आया, अरे यार ये दौलताबाद में आ तो गया पर अब दिल्ली को खतरा है ना, तो चलो चलो दिल्ली की तरफ वापस चलो। उतने ही लोगों को, उतने रिलीजियस लीडर को वापस से लेके चला। अच्छा, इस आने जाने में हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी, पता है? ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था ये आना जाना दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। पर क्या करें, राजा का हुक्म था, मानना तो था। तो इसने दिल्ली के लोगों को ऑर्डर दिया, रिलीजियस हेड को भी कहा चलो दौलताबाद चलो। फिर जब बाद में इसने देखा कि यार अगर मैं दौलताबाद में रहूँगा तो नॉर्थ वेस्ट से कंटिन्यू हमले होते रहेंगे, हो सकता है दिल्ली चला जाए, तो ये वापस से लोगों को बोलते हैं कि वापस चलो दिल्ली। और इसकी वजह से बहुत हार्डशिप आती है दिल्ली के लोगों के ऊपर, जाओ फिर आओ। देन टोकन करेंसी, अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप विच मोहम्मद बिन तुगलक टुक। इतना समझदार होने के बाद में भाई ऐसे काम कौन कर सकता है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। दूसरा, इन्होंने डिसीजन लिया टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने का। पहला तो कैपिटल शिफ्ट करने का था, वो भी फेल था। दूसरा टोकन करेंसी, इसका मतलब ये था कि ये ब्रॉन्ज का टंका यूज़ करेंगे सिल्वर टंका की बजाय। मतलब अब सिल्वर टांका को कोई यूज़ नहीं करेगा, सब ब्रॉन्ज का यूज़ करेंगे क्योंकि सिल्वर की क्या है, कमी आ गई थी, शॉर्टेज आ गई थी। पर जो एक्सपेरिमेंट था ये भी फेल हुआ क्योंकि ब्रोंज इजीली बनाया जा सकता था। तो लोगों ने इस करेंसी को काउंटरफीट करना चालू कर दिया। काउंटरफीट करने का मतलब क्या होता है, करेंसी घरों घर बनने लग गई, नकली करेंसी मार्केट में आ गई। जैसे आज आरबीआई जो नोट बनाता है बेटा, उसको काउंटरफीट करना बहुत मुश्किल होता है, पर ये तो
ब्रॉन्ज के ही सिक्के बन रहे थे। सिक्के बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बनते भी नहीं थे, तो इजीली लोगों ने इन्हें काउंटरफीट करना, फेक कॉइन बनाना चालू कर दिए। लार्ज स्केल पे फेक कॉइन बनने लग गए। एक मूवी है काउंटरफिटर्स, वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, चलो। इसकी वजह से क्योटिक सिचुएशन आई ट्रेड में, कॉमर्स में, और फिर फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी टोकन करेंसी के डिसीजन को भी वापस लेना पड़ा। ही विथड्रू टोकन करेंसी, कैपिटल वापस से दिल्ली पहुंचा दी, टोकन करेंसी आई, मार्केट में इतना केओस मच गया और वापस इसे भी ले लिया गया। नेक्स्ट है टैक्सेशन इन दोआब। टैक्सेशन का तो आपको पता ही होगा क्या होता है। दोआब का मतलब क्या होता है बेटा? दो रिवर के बीच वाला जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं दोआब। दो रिवर के बीच वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? दोआब। मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि वो सिर्फ इंडिया में ही ना रूल करें, जबकि उनका रूल सेंट्रल एशिया में भी हो। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कनकर टेरिटरीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सेंट्रल एशिया। इस वजह से इन्हें बहुत बड़ी आर्मी चाहिए थी। आर्मी के लिए चाहिए था बहुत बड़े अमाउंट में पैसा, क्योंकि आर्मी को तो वो पे कैसे करेंगे, पैसा नहीं होगा तो। एक बड़ा एम था मोहम्मद बिन तुगलक का। वो एम था कि मुझे सिर्फ इंडिया पे ही रूल नहीं करना है, एशिया को भी रूल करना है, सेंट्रल एशिया पे अटैक करनी है। फॉर दैट पर्पस ही रिक्वायर्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, लार्ज नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल। उसने सोचा कि मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ, इतने अभी आ पाएंगे मेरे पास जब मैं टैक्स बढ़ा दूँगा, तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं। कहाँ पर? बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। ऐसा नहीं होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत सारी स्टेप्स लेते हैं इस फेमाइन से बचने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए। ग्रेन्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, अनाज फ्री में बंटवा देते हैं, लोन देते हैं किसानों को कि भाई एडवांस लोन ले लो, सिंचाई की व्यवस्था को और अच्छा करवाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कराते हैं। पर ये सब उन्हें पहले करना चाहिए था, अब वो लेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग भूखमरी के कारण, भूख के कारण मर जाते हैं। एग्रीकल्चर को भी हैवी सेटबैक मिलता है दोआब एरिया में। तो ऑल इन ऑल क्या हम ऐसा कह दें कि बेचारे की किस्मत ही ख़राब थी? मोहम्मद बिन तुगलक की करने जाता कुछ अच्छा और हो जाता बुरा, है ना। दोआब रीजन में उसने टैक्स इसलिए बढ़ाया था कि भाई यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो मुझे टैक्स मिलने में कोई परेशानी नहीं होती। उसे क्या पता था वो ये करेगा और दोआब रीजन में आ जाएगी फेमाइन, बहुत सारे लोग भूखमरी से मर जाते हैं। प्लान टू कॉन्क्वेस्ट। मोहम्मद बिन तुगलक का सपना होता है कि वो दुनिया को जीते, इसीलिए वो ऑर्गेनाइज़ करता है बड़ी सी आर्मी। 1 साल की सैलरी आर्मी को पहले से दे देता है ना, लो सैलरी, इंजॉय करो। और फिर डिसाइड करता है कि वो कनकर करेगा खुरासन को, पर्शिया को, ईरान को और इराक को। पर्शिया आज का ईरान है, इराक, ईरान, खुरासन, इनको जीतने की कोशिश करता है। पर 1 साल बाद जैसे ही देखता है कि टोकन करेंसी फेल हो जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रोजेक्ट को भी अबेंडन कर देता है, दिमाग से निकाल देता है, आर्मी को डिसबैंड कर देता है। वो आर्मी जिन्होंने घर बैठ के 1 साल पूरी सैलरी को एंजॉय किया, इस भरोसे में उसको सैलरी दी गई थी कि अब हम आने वाले साल में लड़ेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लड़ाई हुई नहीं, आर्मी को वापस से डिसबैंड कर दिया गया। तो मुझे तो ऐसा लगता कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया हुआ था। डिसीजन सारे सही लेता था पर वो उल्टे पड़ जाते थे उसके ऊपर। सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन। The state set up by Turks towards the end of 12th century in northern India gradually developed into a powerful and highly centralized state. तुर्कों ने 12th सेंचुरी में जिस तरीके के नॉर्दर्न इंडिया को डेवलप किया, वो एक बहुत ही पावरफुल और हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन जाता है। जो सुल्तान होते हैं वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव रहते हैं, वही लेजिस्लेचर हैं, वही जुडिशरी हैं और वही मिलिट्री अथॉरिटी हैं। एक राजा के पास सारी पावर होती थी पहले। सुल्तान बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते थे हर सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम पे प्रॉपर नज़र रखते थे, है ना। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उस पर पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हुआ, इस सब पे बहुत ध्यान देते थे। इनके पास बहुत सारे मिनिस्टर होते थे जो इनमें हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे वज़ीर, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरह होता था। जो वज़ीर होता था वो दूसरे ऑफिशियल्स के काम को भी सुपरवाइज़ करता था। जो फाइनल डिसीज़न होता था वो हमेशा सुल्तान ही लेता था। वज़ीर वॉज देयर बट फाइनल डिसीजन वॉज टेकन बाय हूँ? सुल्तान ऑलवेज। जो मिनिस्टर होते थे जो आर्मी की देख रेख करते थे, उन्हें अरिज़े मुमालिक कहा जाता था। अरिज़े मुमालिक किसको कहते थे? जो आर्मी का इंचार्ज होता था।
जो एरिस होता था वो कमांडर इन चीफ नहीं होता था आर्मी का, क्योंकि कमांडर इन चीफ तो खुद सुल्तान होते थे, है ना। द सुल्तान हिमसेल्फ कमांड ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। फिर से ध्यान से सुनो, वज़ीर हुआ करता था जो प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होता था, पर फाइनल डिसीजन सुल्तान ही लेते थे। जो आर्मी का इंचार्ज होता था उसका नाम होता था एरिस ममालिक, पर एक कमांडर इन चीफ नहीं होता था, क्योंकि कमांडर इन चीफ खुद सुल्तान होते थे। जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिस को दी जाती थी वो यही होती थी, एरिस के डिपार्टमेंट का जो मेन काम होता था, सोल्जर्स को रिक्रूट करो, उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स दो लड़ने के लिए, मशीनरी जो वॉरफेयर मशीनरी वो दो, और आर्मी को पे करो। दो और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते थे, एक होता था दीवाने रिसालत और दीवाने इंसा। जो दीवानी रिसालत होती थी वो रिलीजियस मैटर में डील करती थी, हु एंड वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ सदर, जो जनरली लीडिंग काजी होता था। काजी को ही हम चीफ सदर कहते थे, जो रिलीजियस मैटर में डील करता था। रिलीजियस मैटर में डील करने वाले को क्या कहते थे हम, डिपार्टमेंट को दीवाने रिसालत। जो काजी होता था वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था जस्टिस के, वो सुल्तान को एडवाइस करता था सिविल मैटर में भी, रिलीजियस मैटर में भी। जितने भी सिविल मैटर्स होते थे उनमें भी, रिलीजियस मैटर होते थे उनमें भी काजी सलाह देता था सुल्तान को, ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। जो दीवाने इंसा होता था वो स्टेट करस्पॉन्डेंस को देखता था। फिर से देखो, हमने बोला एक तो होता था वज़ीर, दूसरे होते थे अरिज़ मामलुक, तीसरे और चौथे थे दीवान रिसालत, चौथा दीवान इंसा। रिसालत रिलीजियस मैटर में डील करता था, जिसे प्रिसाइड करते थे चीफ सदर जो होते थे लीडिंग काजी, और दीवान इंसा डील करता था स्टेट करस्पॉन्डेंस में। जब सल्तनत का पीरियड चल रहा था तो एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइड होती थी, जिन्हें एकता कहा जाता था। ईच प्रोविंस को एक ऑफिशियल के अंदर में रखा जाता था, उससे मुक्ति कहा जाता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चले इसीलिए फर्दर प्रोविंस को सिख में डिवाइड किया हुआ था, सिक्स में, परगनाज में, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स में। जो विलेज होता था वो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते थे। जो ऑफिशियल्स होते थे वो विलेज लेवल पे काम करते थे, उन्हें मुकद्दम कहा जाता था, बोले तो विलेज हेडमैन। पटवारी रिकॉर्ड कीपर की तरह काम करता था, किसकी ज़मीन कौन सी है, कब ज़मीन खरीदी गई, बेची गई, ये पटवारी का काम था। विलेज हेडमैन मुखिया किसको कहते थे, मुकद्दम को। जो मुंसिफ होता था वो विलेज का अकाउंटेंट होता था, इसके पास विलेज पंचायत के किए हुए कामों का सारा लेखा जोखा होता था। तो मुंसिफ कौन होता था बेटा, विलेज अकाउंटेंट। पटवारी का काम क्या था, रिकॉर्ड कीपिंग का। मुकद्दम विलेज एडमिन होता था। क्लियर है। और हर गांव में पंचायत होती थी लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। देखो, हर गांव में छोटे छोटे झगड़े वगैरह होते थे, तो उसके लिए पंचायत रख रखी थी कि भाई ये छोटे मोटे झगड़े राजा के पास, सुल्तान तक नहीं पहुँचेंगे, इनको आप ही सॉल्व कर देना। अब हम नॉवेल्स की बात करेंगे। जो नॉवेल्स जो पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ठीक है, द नॉवेल्स फॉर्म्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप, बहुत पावरफुल हुआ करते थे, अच्छी अच्छी पोजीशंस इनके पास थी। प्रोविंशियल गवर्नर ये हुआ करते थे, कई बार मिलिट्री कमांडर भी नॉवेल्स हुआ करते थे। इस पीरियड में जो प्रैक्टिस थी कि भैया ग्रांट्स दी जाएगी रेवेन्यू की फ्रॉम अ टेरिटरी, उसे कहा जाता था एकता सिस्टम। जिन्हें एकता मिलता था उन्हें एकतादार कहा जाता था। इस पीरियड में ज़मीनें दे दी जाती थी। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अ टेरिटरी इज़ नोन एज एकता सिस्टम। एक व्यक्ति को एक एकता दे दिया जाता था और कहा जाता था इससे रेवेन्यू कलेक्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इससे अपनी सैलरी लो और बाकी अमाउंट राजा को दे दो। जिन व्यक्तियों के पास एकता रहता था उन्हें इक़्तिदार कहते थे। इस सिस्टम में जो इक़्तिदार होते थे वो पहले तो खुद को मेंटेन करते थे, अपनी फैमिली को मेंटेन करते थे, कुछ शोल्डर्स उनके पास होते थे, और बचा हुआ पैसा वो सुल्तान को दे देते थे। और जब जब सुल्तान को शोल्डर्स की ज़रूरत होती थी, सुल्तान को वॉर के टाइम में अपने शोल्डर्स भी देते थे। पर हमने ये भी देखा है कि जब जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती थी, बहुत सारे जो इक़्तिदार होते थे वो इंडिपेंडेंट रूलर की तरह काम करने लग जाते थे, अपनी अपनी टेरिटरी के रूलर खुद बन जाते थे और टेरिटरी को अपने हिसाब से चलाते थे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.